and today I am going to continue with the same unit, balance of payment. I already shared balance of payment ka part 1 on my YouTube channel and the link is given on the description box and you can follow there. ओके तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को जो है वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द करंट अकाउंट एंड द अदर इज द कैपिटल अकाउंट. ओके तो करंट अकाउंट में जो है वो वी इंक्लूड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस. वी डू नॉट पुट एनी इम्पैक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री. ओके तो जो इसके ट्रांजेक्शंस है दे ब्रिंग ए चेंज in the national level, employment and output of the country. So what are those components which are included in the current account? The first one is the export and import of the goods. Okay, so this is the balance of trade account है ये. तो एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स जो है वो क्रेडिट साइड में जो है वो रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इससे जो पैसा जो है दैट इज़ कमिंग इन आवर कंट्री, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है. एंड जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, बिकॉज इससे जो है फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है. बिकॉज एज यू नो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ओके द सेकेंड इज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो ये सर्विसेज क्या है हमारी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज. वन इज द फैक्टर सर्विसेज एंड द अदर इज द नॉन फैक्टर सर्विसेज. तो फैक्टर सर्विसेज क्या होती है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर गेटिंग पेमेंट इन रिटर्न. तो व्हाट आर दोज पेमेंट्स? पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी वेजेस एंड सैलरीज. इफ वी आर रिसीविंग वेजेस एंड सैलरीज तो वो हमारा क्रेडिट में इंक्लूड होगा, लेकिन इफ वी आर पेइंग वेजेस एंड सैलरीज तो ये हमारा डेबिट में इंक्लूड होगा. सेकेंड वन इज द इन्वेस्टमेंट इनकम. ये इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? जैसे कि रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है. चलो वी अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. सपोज एनी फॉरेन कंपनी जो है दैट मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बिजनेस एंड ट्रेड. ओके एंड इट इज अर्निंग द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का जो एक पार्ट है इज डिस्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स. इसी तरह इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके तो ये जो है डेबिट में इंक्लूड होगा, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री. देश से पैसा बाहर जा रहा है. ओके तो ये जो है हमारा डेबिट में जाएगा. इन द सेम वे इफ द इंडिया इज रिसीविंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द पेमेंट फ्रॉम द लोन, अगर हमने दूसरे देशों को दिया है एंड इंडिया इज रिसीविंग द इंटरेस्ट, या इंडियन कंपनीज जो है वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डेबिट साइड ऑफ BOP account. Okay. Now second is the non-factor services. ये non-factor services क्या है? जैसे शिपिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. ओके इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज देयर इज अ ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड इंडिया जो है वो चाइना से गुड इम्पोर्ट कर रही है. तो इंडिया जो है इट विल हायर द शिप्स फ्रॉम चाइना टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया. इंडिया जो है वो चाइना से शिप हायर करेगी. तो इट विल टेक द सर्विसेज ऑफ एनी चाइनीज शिपिंग कंपनी. तो क्या करेगी? उसको पेमेंट करेगी इन फॉरेन करेंसी. इसी तरह गुड्स जो है व्हेन दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो उनको उनकी लॉस एंड डैमेज के लिए क्या है कि इंडिया जो है उन गुड्स का इंश्योरेंस कराएगी. तो इट विल टेक द सर्विसेज ऑफ एनी चाइनीज इंश्योरेंस कंपनी एंड इट विल डू द पेमेंट फॉर दैट कंपनी इन फॉरेन करेंसी. तो पेमेंट बाहर जा रहा है. इसी तरह अगर चाइनीज बैंक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट तो उनके चार्जेस भी इंडिया पे करेगी. तो ये जो है सारा जो है ये डेबिट में जाएगा. इन द सेम वे अगर इंडिया रिसीव कर रही है फॉरेन करेंसी by giving the services like shipping, insurance and banking, so that will be the part of the credit side of BOP account. Okay. The third is the unilateral transfer. As you know the unilateral मतलब one sided one way transfer है, क्योंकि इनके against there is no productive service. तो if you are receiving these ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस तो क्रेडिट में जाएगा. और अगर इफ़ यू आर गिविंग दीज गिफ्ट, डोनेशन एंड रेमिटेंसेस टू अदर कंट्रीज तो ये हमारा डेबिट में जाएगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट अकाउंट बैलेंस? तो करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ये नेट कैसे निकालते हैं? क्रेडिट माइनस डेबिट, यानी क्रेडिट एंट्रीज माइनस डेबिट एंट्रीज करके. ओके तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. सेकेंड प्लस नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. नेट करंट रिसिप्ट यानी करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड माइनस करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, देन वी कैलकुलेट द करंट अकाउंट balance. Okay, now the other account is the capital account. So what are the transactions which are made in this account? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लर्न कि करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स आते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है. तो इसमें जो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं दे अफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द
कंट्री। तो वो कौन कौन से हमारे ट्रांजेक्शन है? पहला हमारा ट्रांजेक्शन है बोरोइंग्स। तो भाई बोरोइंग जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की बोरोइंग्स होती है। एक तो होती है हमारी कॉमर्शियल बोरोइंग और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होती है? जो कॉमर्शियल बोरोइंग होती है दिस इज एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया जो है सपोज इट बोरोज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रही है वर्ल्ड बैंक को दैट इज एट द मार्केट रेट। ओके, what is the external assistance? External assistance भी it is also a kind of borrowing, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है that is डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो लोन लिया या दिया जा रहा है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए कि ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका इंडिया प्रोवाइडेड लोन टू श्रीलंका एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो जिसको कि वी जस्ट कॉल द एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो अगर ये बोरोइंग्स जो है वी आर डूइंग द बोरोइंग्स, तो पैसा आ रहा है, ऑल्दो इट इंक्रीजेज द लायबिलिटी, बोरोइंग से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। बट इफ़ यू आर लेंडिंग टू अदर कंट्री, यानी हम अगर किसी को दूसरे कंट्री को उधार दे रहे हैं यानी पैसा जा रहा है, तो वो हमारा डेबिट साइड में उसकी एंट्री होगी। ओके, सेकेंड इज द इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन इज द FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले वी विल लर्न की व्हाट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दिस इज द परचेज ऑफ द एसेट, ओके, एंड इट गिव द ऑनरशिप राइट टू द परचेजर। सपोज इफ आई परचेज या यू परचेज अ लैंड इन अमेरिका, देन यू आर ऑनर ऑफ द लैंड। तो बहुत सी बाहर की कंपनियां हैं जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जैसे कि भाई आपकी गूगल है, अमेजॉन है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, दे आर रनिंग बिजनेस इन इंडिया। ओके, दैट तो इससे क्या है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है, तो दिस इज द क्रेडिट में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर इंडियन कंपनीज जो हैं दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री, जैसे रिलायंस है, टाटा है, रेनबैक्सी है, विप्रो है, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट कर रही है, पैसा जा रहा है, तो फिर डेबिट साइड में आएगा। सेकेंड इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है? जैसे शेयर्स एंड बॉन्ड, यानी अगर बाहर की कंपनी अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद रही है तो वो पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में आएगा। इसी तरह अगर इंडियन कंपनीज या इंडियंस जो है दे आर बाइंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन अदर कंट्रीज, तो पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। Now third one is the NRI deposit. ये क्या होता है NRI deposit? It is the part of the capital account. NRI deposit क्या है? Non-resident Indians, यानी Indians who have settled abroad. Okay, तो ये इंडियन जो है वो क्या करते हैं, अपने सरप्लस फंड को इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इनका इनफ्लो जो है वो क्रेडिट में आएगा। और इसी तरह अगर इंडियंस जो है दे आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन बैंक्स, तो वो हमारा डेबिट में चला जाएगा। तो इससे आउटफ्लो ऑफ करेंसी हो रहा है तो वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। फोर्थ इज द बैंकिंग कैपिटल। ये बैंकिंग कैपिटल क्या होता है? तो बैंकिंग कैपिटल जो है इट इंक्लूड द फॉरेन एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए कंट्री। तो ये बैंकिंग कैपिटल जो है ना, ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है डिपॉजिट्स, यानी जो फॉरेन बैंक्स हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ओके, इसी तरह इंडियन बैंक जो है दे आर डिपॉजिटिंग इन फॉरेन बैंकिंग सिस्टम। एंड सेकेंड इज द बोरोइंग्स। इसका सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज द बोरोइंग्स, यानी फॉरेन बैंक्स दे बोरो फ्रॉम इंडियन बैंक्स। तो अगर वो बोरो कर रहे हैं तो ये हमारा डेबिट में चला जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। तो इंडियन बैंक बोरो फॉर फॉरेन बैंक, तो पैसा आ रहा है तो हमारा क्रेडिट में आएगा। इसी तरह अगर डिपॉजिट जो है ये दे आर डन बाय द फॉरेन बैंक इन इंडियन बैंक, तो पैसा आ रहा है क्रेडिट में जाएगा। इफ द इंडियन बैंक इन्वेस्ट इन फॉरेन बैंक, तो पैसा जा रहा है डेबिट में जाएगा। And this one is the fifth one is the short term trade credit. Short term trade credit क्या होता है? Okay, it is a liability create करता है, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो ये ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? You just understand through an example. Suppose there are two forms. One is the Indian form, the other is the form from USA. Okay, तो कोई ट्रेड डील चल रही है तो इंडियन फॉर्म जो है वो यूएस की फॉर्म से जो है वो गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर रही है, बाई कर रही है, परचेज कर रही है। तो जो परचेज कर रही है इट इज़ नॉट डूइंग द इमीडिएट पेमेंट, तुरंत पेमेंट नहीं हो रहा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जबकि जो सेलर है यानी यूएस फॉर्म है, इट अलाउज इंडियन फॉर्म टू डू द पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट, वीक में, मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर, यानी इसका पीरियड शॉर्ट होता है, 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है। तो रिपेमेंट ऑफ द जो क्रेडिट है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द
डेबिट साइड, क्योंकि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ नो शॉर्ट टर्म डेट है ये। तो ये जो है इसका जो रिपेमेंट है इसका वो हमारा डेबिट में जाएगा, और जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है वो हमारा क्रेडिट में जाएगा। द 6 इज द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है इट इज़ द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट इज़ हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ओके, तो इसमें जो चेंज क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज जो है दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन। ओके, तो ये जो इसमें इंक्लूड होगा हमारा क्रेडिट में इंक्लूड होगा। और अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन दिस रिजर्व इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन, तो ये हमारा डेबिट में इंक्लूड होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये हमारे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स हैं। तो अगर इनको हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है इट बैलेंसेस। लेकिन अगर इसको हम सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मे बी इन डेफिसिट और मे बी इन सरप्लस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि हाउ द जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन हैं दे आर एकोमोडेटेड in balancing the balance of payment account. So I will share in the next video. Now apart from current account and capital account, there is another item in BOP that are the errors and omission. ये जो errors and omissions हैं ये हमारे बैलेंसिंग आइटम है। एरर कब होती है, मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड जो है एक्यूरेटली नहीं किया गया या करंट और कैपिटल अकाउंट का प्रॉपरली कंपाइलेशन नहीं किया गया तो एरर्स क्रिएट हो जाती है। और ये ओमिशन क्या है, मान लीजिए कोई आइटम मिसिंग हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो बेसिकली ये जो है बैलेंसिंग आइटम है, इसको बैलेंस बीओपी को बैलेंस करने के लिए इसको इंक्लूड किया जाता है। नाउ एट लास्ट वी विल डू व्हाट आर द कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल टू नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। नेट बोरोइंग का मतलब होता है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड एंड लेंडिंग, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड एंड लेंडिंग टू अब्रॉड। तो इसको माइनस करके ऐसे निकालेंगे। सेकेंड इज द नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। नेट बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड माइनस बैंकिंग कैपिटल टू अब्रॉड। इसमें एनआरआई डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इसकी तरह इसके बाद है प्लस शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ओके, एंड देन प्लस नेट चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो डिफरेंस है दैट इज द नेट। तो ये हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी अगर इनमें इंक्लूड कर ले, जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बैलेंसेस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू more items of BOP account like autonomous and accommodating items, as well as मैं official reserve transactions के बारे में डिटेल बताऊंगी कि how they are accommodated in the balance of payment account to make balance. Thank you. Students, I am regularly uploading my videos and I hope that you are learning something from it and you are liking it. So please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.